हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो लास्ट टाइम हमने पिछले कुछ वीडियोस में बात की थी नस्ट इक्वेशन क्या होती है, गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, इलेक्ट्रो पोटेंशियल, लिमिटिंग मोल कंडक्टिविटी, यानी जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हमने सबके बारे में बात की थी। साथ साथ में हमने उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखा था, यानी हर एक टॉपिक का, चाहे वो कोलरॉच लॉ हो, मोलर कंडक्टिविटी हो, सबका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा था, थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल दोनों। अगर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करें तो ज्यादातर क्वेश्चन जो बनते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन में वो बनते हैं कोलरॉच लॉ से, या तो मोलर कंडक्टिविटी से, या उसके बाद फिर जो तीसरा है नस्ट इक्वेशन से। इन तीनों से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। नस्ट इक्वेशन का गिब्स एनर्जी वाला जो फॉर्म है उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। थ्योरेटिकल तो कहीं से भी बन सकता है, उसमें तो क्या ही बात करें, ठीक है। कोई भी छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन उठा के दे सकता है। अब हम इसके आगे की बात करें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के, मतलब जो अभी आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो क्वेश्चन पिछले साल के देखे गए, यानी 10 से 15 साल के क्वेश्चन पेपर उठाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 बार क्वेश्चन आया है। यानी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं है, मगर फिर भी पढ़ना तो है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विद पहला टॉपिक, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सो अगर आपको याद होगा, जब हम लोग बात करते थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत बात किया था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम साइड बाय साइड कंपेरिजन करें दोनों सेल का, ठीक है, दोनों सेल का साइड बाय साइड कंपेरिजन करें, तो देखो ये था हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसमें दो हाफ सेल होते हैं, है ना। लेट्स से डैनियल सेल की बात करें तो एक जिंक इलेक्ट्रोड होता है, एक सॉरी जिंक सल्फेट सोल्यूशन में एक कॉपर का इलेक्ट्रोड होता है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या था, यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें जिंक जो है इलेक्ट्रॉन देता है, और जो भी इलेक्ट्रॉन देता है उसको हम बोलते हैं वो ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। तो जिंक देखो इलेक्ट्रॉन देता था, जिंक पहले Zn था, क्या बन गया Zn2+, यानी पॉजिटिव बन गया, यानी इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। बात करें ऑन दी अदर हैंड कॉपर की, तो उसके पास पहले 2+ चार्ज था, उसने इलेक्ट्रॉन लिया और वो बन गया कॉपर। तो कॉपर इलेक्ट्रॉन लेके आयन से नॉर्मल फॉर्म में आ रहा है, और जिंक इलेक्ट्रॉन देके आयन फॉर्म में जा रहा है। यानी यहाँ पे ये रिएक्शन होती है, और जिसमें हम लोग बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता था, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ये लेता था और ये 2 इलेक्ट्रॉन देता था, यानी यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता था। और इसी को अगर हम एक्सटर्नली कनेक्ट कर देते, ठीक है, बैटरी या बल्ब या कुछ किसी भी चीज से, तो वहां पे उस डिवाइस में करंट जाती थी, है ना। तो ये करंट क्यों जा रही है, बिकॉज यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जो है जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर में फ्लो करता है, और करंट कॉपर से जिंक में आती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें तो इसको हम बोलते थे, इस इलेक्ट्रॉन को हम बोलते थे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और आपको अगर याद होगा तो LOAN, लेफ्ट साइड वाला ऑक्सीडेशन करता है, उसको हम बोलते हैं एनोड। इस इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं एनोड। जहाँ पे भी ऑक्सीडेशन होता है उसको हम बोलते हैं एनोड। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेता है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसको हम बोलते हैं रिडक्शन करता है, और जहाँ पे भी रिडक्शन होती थी वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे होता था कैथोड। उस इलेक्ट्रॉन को हम बोलते थे कैथोड। यानी जो इलेक्ट्रॉन सरफेस प्रोवाइड करती है एलिमेंट्स के लिए कि वो रिड्यूस कर सके, यानी वहाँ पे रिडक्शन हो सके, उसको हम बोलते हैं कैथोड। और जो इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर सरफेस प्रोवाइड करती है जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो सके, उसको हम बोलते हैं एनोड। अब इसी के टर्म में हम समझते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, इसका उल्टा होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता था, केमिकल एनर्जी से हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती थी। ऑन दी अदर हैंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में दो इलेक्ट्रॉन डिप होते हैं, ठीक है, ये दो इलेक्ट्रॉन डिप होते हैं, और ये दो सेल में नहीं बल्कि एक ही सेल में डिप होते हैं, यानी हाफ सेल नहीं होता उसमें, उसमें एक कंप्लीट सेल होता है, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, उसको हम एक्सटर्नली बैटरी से जोड़ते हैं, ठीक है। अब बैटरी से जोड़ा तो यहाँ पे बैटरी में पॉजिटिव टर्मिनल होगा, नेगेटिव टर्मिनल होगा। अब पॉजिटिव टर्मिनल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने भी एनोड में इलेक्ट्रॉन होंगे, उसको पॉजिटिव टर्मिनल अपनी तरफ खींच लेगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन कहाँ अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव की तरफ। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं तो किसी तरफ अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव की तरफ। अब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल तो ये है, तो इसी तरह सारे इलेक्ट्रॉन एडअप हो गए, यानी इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन सारे चले गए। यहाँ क्या बन गया, पॉजिटिव टर्मिनल। यहाँ से इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रही है बैटरी, तो ये बन गया नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कौन कैथोड है कौन एनोड है, ठीक है, तो वो पता चलेगा कि यहाँ पे रिएक्शन कहाँ होगी, जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी वो एनोड बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें, बता दे थोड़ी देखिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए अगर, ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हमने दोनों इलेक्ट्रॉन लेट से कॉपर के लिए, दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी है, कॉपर की है, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है कि कॉपर को देखो पॉजिटिव चार्ज मिल गया, अब कॉपर क्या करेगा, जो ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन में पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और यहाँ किसकी इलेक्ट्रॉन है, कॉपर की, यानी इसमें अंदर कॉपर के एटम होंगे। अब कॉपर क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन इन एटम को दे देगा, बिकॉज यहाँ बैटरी क्या करिए, इलेक्ट्रॉन को खींच लिए, तो कॉपर इलेक्ट्रॉन दे दिया, और ये कॉपर Cu2+ बन के सोल्यूशन में आ गया। ये सोल्यूशन किसका है, CuSO4 का, जिसमें कॉपर Cu2+ आयन बन के बाहर आ गया, यानी कॉपर अपनी आयनिक फॉर्म में आके बाहर आ गया, बिकॉज इलेक्ट्रॉन दे दिया है ना। अब यहाँ पे क्या है, अब कॉपर देखिए यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है,
तो वापस इस पर अटैक करेगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और यहाँ पे कॉपर बन के डिपॉजिट हो जाएगा इसके ऊपर, इसके ऊपर कॉपर बन के डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हो क्या रहा है देखो, यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा है, कॉपर इलेक्ट्रॉन दे रहा है इस इलेक्ट्रोड में, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन देता है वहाँ पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है एनोड, यानी अपनी बाई ये एनोड बन गया और ये बन गया कैथोड। इतना समझ में आया, ये बेसिक चीज थी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब देखो इसमें होता क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल रिएक्शन होती थी जिसकी वजह से हमको क्या मिलती थी इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे इसका उल्टा हो रहा है, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं और केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी हमने ट्रांसफर किया और केमिकल रिएक्शन कराया। अरे कॉपर कभी भी क्या, कॉपर कभी भी इलेक्ट्रॉन देगा, कॉपर हमको पता है रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का ज्यादा होता है, वो जिंक की कंपेरिजन में इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेता है, मगर यहाँ पे कॉपर देखो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ पे जबरदस्ती हमने इलेक्ट्रिसिटी दिया और यहाँ पे कॉपर ने इलेक्ट्रॉन दे दिया और ये रिएक्शन हो गई। कौन सी रिएक्शन हो गई, कॉपर पहले बन रहा है Cu से Cu2 प्लस इलेक्ट्रॉन देके, एंड देन वही इलेक्ट्रॉन को लेके वो क्या बन रहा है Cu। यहाँ पे रिएक्शन हुई ना, ये रिएक्शन जो हुई है किसकी वजह से हुई, बाहर से हमने बैटरी लगाया, अगर बैटरी नहीं लगाते तो ये सोल्यूशन वैसे ही रहता, ये सेल वैसे ही रहता। यानी जो सेल में द सेल इन विच द एक्सटर्नल voltage is supplied in order to bring any chemical reaction। यानी ये सेल वो होता है जिसमें हम एक्सटर्नली करंट देते हैं, यानी वोल्टेज देते हैं, जहाँ वोल्टेज होगा वहाँ पे करंट आ जाएगी। ठीक है, बिकॉज V इक्वल्स टू IR, ओम्स लॉ ने बताया था वोल्टेज अगर हम बढ़ाएंगे करंट बढ़ेगी। तो यहाँ पे हम वोल्टेज देते हैं तो वोल्टेज देने की वजह से क्या होगा करंट आएगी, और करंट आने की वजह से क्या होता है यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होती है। तो उस टाइप को सेल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अगर आपके घर में इन्वर्टर है तो इन्वर्टर जो होता है वो बिहेव करता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दोनों की तरह। अगर हम देखें यहाँ पे इन्वर्टर में, जब मान लो जब आपके घर में लाइट नहीं है, आपके घर में लाइट नहीं है तो क्या होगा, जिंक इलेक्ट्रोड है, जिंक इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और फ्लो करेगा कॉपर इलेक्ट्रोड में। ठीक है, और उस इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की वजह से क्या मिलेगी, करंट मिलेगी, बिकॉज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज करंट, फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट। तो यहाँ पे वो क्या रहा है, यहाँ पे वो क्या रहा है कि जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहा है क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और करंट हमको मिल रही थी। मगर कुछ टाइम बाद क्या होगा, किसी के पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया यहाँ से करंट जाना भी बंद हो गई। तो उस टाइम हम क्या करते हैं, उस टाइम हम बाहर से बैटरी देते हैं, मतलब बाहर से करंट देते हैं, चाहे वो बैटरी हो चाहे वो AC करंट हो, जो भी देते हैं। ठीक है, और करंट जब जाएगी तो आप क्या होगा, ये उल्टा होने लगेगा। अगर करंट की डायरेक्शन ये है, ठीक है, करंट की डायरेक्शन उल्टी होगी, जैसे इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये, इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहा है वो यहाँ से फ्लो कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो कर रहे हैं, तो देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करेगा, करंट यहाँ से फ्लो करेगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जिंक दे रहा था, अब की बार देखो इलेक्ट्रॉन कौन देने लगे, कॉपर देने लगे। कॉपर के बाद जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन थे जो जिंक ने दिया था पहले, वो वापस खींच के कॉपर से जिंक की तरफ भेजेगा कौन, एक्सटर्नल वोल्टेज। तो देखो इससे क्या हो जाएगा, एक टाइम पे हम जब करंट नहीं, हमारे घर में बिजली नहीं थी, तब ये क्या कर रहा था, ये करंट सप्लाई कर रहा था बैटरी, और फिर जब ये बैटरी की पावर खत्म हो गई, एनर्जी खत्म हो गई, तो हमने बाहर से इलेक्ट्रिसिटी लगाया और ये इलेक्ट्रॉन वापस से आ गए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वापस से आ गए यानी बैटरी चार्ज होगी। अब वापस से इसको हटा देंगे बाहर के करंट को, तो क्या होगा, अब क्योंकि जिंक के पास वापस इलेक्ट्रॉन आ गए, फिर इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर देगा, और इलेक्ट्रॉन देने की वजह से क्या होगा, वहां से करंट वापस से आने लगी। तो देखो इसी प्रोसेस से हमारा इन्वर्टर चार्ज होता है और अनचार्ज होता रहता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, तो इसमें क्या होता है, इसमें ये वो सेल है जिसमें करंट हम दे के रिएक्शन करवाते हैं। समझ में। अब हम बात करें अगर एप्लीकेशन की, कि क्या क्या एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अगर यहाँ पे अगर कुछ और चीजें देखो जो आपको ध्यान में रखना है, जैसे गिब्स एनर्जी क्या होती है। अब देखो ये सेल में अगर हम बात करें तो क्या कॉपर अपने से इलेक्ट्रॉन देता, हमको पता है कॉपर इलेक्ट्रॉन लेता है ना, वो ज्यादा उसका रेडियस फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, तो इलेक्ट्रॉन लेता है। ठीक है, तो कॉपर इलेक्ट्रॉन लेगा, कभी इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम कॉपर को इलेक्ट्रिसिटी देके रिएक्शन करवा रहे हैं। तो क्या ये रिएक्शन खुद ब खुद होती, अगर ये बैटरी नहीं लगी होती तो क्या ये रिएक्शन खुद ब खुद होती, नहीं होती। यानी इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमने एक्सटर्नल एनर्जी दिया है। तो जब हम एक्सटर्नल एनर्जी देते हैं किसी भी रिएक्शन करवाने के लिए, तो हम क्या बोलते हैं, वो रिएक्शन कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब होता है खुद ब खुद, तो जो रिएक्शन खुद ब खुद हो जाए उसको हम बोलेंगे स्पॉन्टेनियस। जैसे यहाँ पे अगर हमने दो इलेक्ट्रॉन कनेक्ट कर दिया तो जिंक अपने आप इलेक्ट्रॉन देने लगेगा, ये रिएक्शन कैसी है, स्पॉन्टेनियस। ऑन द अदर हैंड कॉपर इलेक्ट्रॉन नहीं देता है, तो उसको दिलवाने के लिए हमने क्या किया, बाहर से एनर्जी दिया। जैसे अगर मान लो पहाड़ से पानी गिर रहा है, तो कैसे रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस। पहाड़ से पानी गिर रहा है, वो गिरते रहेगा, है ना, उसमें हमको कोई एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं, वो अपने आप गिर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। मगर अगर हमको पानी को वापस ऊपर भेजना पड़ेगा तो हमको एक्सटर्नल मोटर देनी पड़ेगी, मोटर से हम पानी को ऊपर भेजेंगे। तो देखो जो रिएक्शन खुद ब खुद हो रही है स्पॉन्टेनियस, और पहाड़ के ऊपर पानी आपको वापस भेजना था तो वो कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ हम बात करते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हमने पढ़ा था लास्ट टाइम गिब्स एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट में, कि जो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती है उसमें गिब्स एनर्जी क्या होता है, उसकी 0 से बड़ी होती है। जिसकी गिब्स एनर्जी पॉजिटिव हो
वो रिएक्शन कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। यानी यहाँ पे ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैसा होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब बात करें इसकी एप्लीकेशन की कि कहाँ कहाँ यूज होता है इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस। पहला है इन प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, इन प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। तो मेटल को प्योरीफाई करने के लिए यूज होता है। देखो आपके बार हमने बोला कि जो एनोड है इसमें कॉपर नहीं है, इसमें कॉपर के साथ साथ क्या है, कॉपर भी है, लेट्स से एलिमेंट एक्स भी है, एलिमेंट वाई भी है, यानी देखो मिक्सचर है। ऐसा है कोई मेटल जिसमें बहुत सारे मिक्सचर है, तो उन्होंने कॉपर भी है, कोई एलिमेंट एक्स भी है, कोई एलिमेंट वाई भी है, कोई नॉन मेटल्स है, बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत इंप्योरिटीज हो सकती है। यहाँ पे बहुत सारी इंप्योरिटी है, ठीक है। तो अगर हमको कॉपर को इसमें से अलग करना पड़ेगा इंप्योरिटी से, है ना। तो आपको पता है कि यहाँ पे रिएक्शन के थ्रू ये बॉन्डेड होते हैं, तो इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, एक तरफ हमने लगा दिया इम्प्योर इलेक्ट्रोड, एक तरफ हमने लगा दिया इम्प्योर इलेक्ट्रोड किसकी, जिसमें कॉपर है, एलिमेंट एक्स है और एलिमेंट वाई है। तो यहाँ से कॉपर को निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ बिजली पास कर देंगे। अब देखो कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉन देने लगेगा, है ना, एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन देने लगेगा और कॉपर 2+ बन के सोल्यूशन में आ जाएगा। बिकॉज कॉपर के पास देखो कॉपर होता है, उसके ऑटोमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बैटरी लगाया जिसका वोल्टेज बहुत ज़्यादा है, बैटरी जो है इलेक्ट्रॉन को खींच लेगी, है ना। अगर आपने पढ़ा होगा क्या बोलते हैं फिजिक्स का चैप्टर, जहाँ पे हम बात करते थे ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन में मैटर की, तो वहाँ पे हमने देखा होगा कि जब हम इलेक्ट्रॉन को निकालना होता है किसी भी एटम से, तो हम 3 मेथड यूज करते हैं। एक तो लाइट डाल के निकालते हैं, लाइट अगर हम डालेंगे किसी बॉडी पे तो इलेक्ट्रॉन दे देगा, जहाँ पे हम लोग बात करते थे फोटो करंट वगैरह की। अगर हम देखें हीट सप्लाई करते हैं, हीट सप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आ जाती है और वो बाहर निकल जाता है। इसी तरह हम एक और देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम किसी इलेक्ट्रॉन एटम पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव तरफ भाग के आ जाएगा। देखो यहाँ पे भी वही हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया बैटरी के थ्रू, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन भाग के पॉजिटिव टर्मिनल में चला गया। तो ये तीनों मेथड में देखे जा रहे हैं, यहाँ पे हम इसको दे रहे हैं लाइट एनर्जी, यहाँ पे हम दे रहे हैं हीट एनर्जी, यहाँ पे हम दे रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो चाहे हम किसी भी तरह से एनर्जी दे सके इलेक्ट्रॉन को, तो वो बाहर आ जाता है, ठीक है। जहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया तो कॉपर सोल्यूशन में जाके डिपॉजिट हो गया। और यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है, कॉपर को स्टेबल होने के लिए रिडक्शन करना पड़ेगा। रिडक्शन कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन लेगा वापस से, तो जहाँ के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन में चिपक जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कॉपर के एटम्स निकलते रहेंगे और यहाँ पे जाके चिपकते रहेंगे। और फिर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, कॉपर तो निकल गया यहाँ से सारा का सारा। अब क्या बचा, सिर्फ एलिमेंट एक्स वाई और इम्प्योरिटी, जितनी अदर इम्प्योरिटी है वो बची। कॉपर निकल गया सारा यहाँ पे। अब इस यहाँ से इलेक्ट्रोड को हम हटा के कॉपर को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, अलग कर लेंगे। तो देखो एक इम्प्योर इलेक्ट्रोड से हमने क्या किया, कॉपर को एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल का यूज करके हम प्यूरिफिकेशन भी कर सकते हैं किसी मेटल की। क्या कर सकते हैं, देखो इन दिस प्रोसेस impure electrode is connected to anode टर्मिनल। impure electrode को हम कनेक्ट करते हैं एनोड टर्मिनल में, ठीक है। thereby ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल ऑकर्स। ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल होता है जिसमें क्या होता है, मेटल आयंस गेट डिपॉजिटेड इन सॉल्यूशन। मेटल आयन कहाँ चले जाते हैं, सॉल्यूशन में चले जाते हैं। एंड फाइनली reduced to कैथोड इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है आपको समझा दिए, बस छोटा सा डेफिनेशन में लिखवा दिए कैसे प्यूरिफिकेशन होता है। तो इस प्रोसेस में होता क्या है, इन दिस प्रोसेस इम्प्योर इलेक्ट्रोड, जो भी इम्प्योर इलेक्ट्रोड होती है, इज कनेक्टेड टू एनोड टर्मिनल। एनोड टर्मिनल में उसमें लगा देते हैं, एनोड मतलब पॉजिटिव टर्मिनल में लगा देंगे, है ना। अगर आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे एनोड क्या था, नेगेटिव टर्मिनल, जिंक जब इलेक्ट्रॉन देता है तो यहाँ पे क्या होगा, ये नेगेटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे उल्टा होता है, एनोड यहाँ पे नेगेटिव होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, यहाँ एनोड पॉजिटिव होता है। तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। सो इससे क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ द मेटल ऑकर्स। यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन क्या होता है, जिसमें कोई भी एलिमेंट या कोई भी मेटल इलेक्ट्रॉन देता है। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखिए, ये सोल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज बन के आ जाएगा, ठीक है। बिकॉज इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज, जो नेगेटिव चार्ज देगा, है ना, जो नेगेटिव चार्ज देगा उसके बाद क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज। आई मीन इलेक्ट्रॉन तो बचेंगे और भी बहुत सारे, मगर कंपेरेटिवली उसके बाद प्रोटॉन ज़्यादा, प्रोटॉन की मात्रा जो होती है, प्रोटॉन का अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाएगा और जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ पे ये एलिमेंट पॉजिटिव बन जाएगा, है ना। सॉरी, मेटल आयंस गेट डिपॉजिटेड इन द सॉल्यूशन। और ऑक्सीडेशन करके वो मेटल आयन का, मेटल आयन मतलब जिसपे चार्ज हो, तो मेटल्स के जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो कहाँ चले जाएंगे, चार्ज एटम
सोल्यूशन के अंदर, एंड फाइनली वो कहाँ जाएंगे, वो कैथोड पे अटैक करेंगे, वहाँ पे जाकर रिड्यूस हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन लेके वापस, है ना, वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे। ठीक है, और इस तरह से हम अलग कर सकते हैं। अब हम बात करें दूसरे वाले एप्लीकेशन की, इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें हम कोई भी, हमारे पास बर्तन है या कोई भी ऑर्नामेंट है, ज्वेलरीज है, तो देखो कभी अगर ज्वेलरी ले जाते हैं तो वो प्योर गोल्ड का नहीं बना होता, उसमें क्या होता है, उसमें पूरा का पूरा मेटल होता है, कोई भी मेटल होता है, कॉपर आयरन वगैरह, उसके ऊपर क्या करते हैं वो लोग, हल्का सा पॉलिशिंग कर देते हैं। और पॉलिश कैसे करते हैं, गोल्ड का पॉलिश तो आता नहीं है ना, कैसे करते हैं पॉलिशिंग, वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की हेल्प से करते हैं। कैसे करते हैं देखो, अब मान लो यही सेम कैथोड की इलेक्ट्रोड की जगह हमने क्या कर दिया, कैथोड की इलेक्ट्रोड है ये, ठीक है, लेकिन हमको सिल्वर का बनाना है कोई चीज़, एक रिंग है हमारे पास, ठीक है, उसको हमको सिल्वर का बनाना है। अभी देखो रिंग है, ये रिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो लिया है आपका इलेक्ट्रोड, अब यार हम किसका ले रहे हैं, सिल्वर का, किसका ले रहे हैं, सिल्वर का। सिल्वर क्या होगा, सिल्वर अगेन जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देंगे तो सिल्वर क्या करेगा, सोल्यूशन में चला जाएगा, Ag+ बन के आपके पास सोल्यूशन जो रहेगा वो सिल्वर का रहता है AgNO3, ठीक है। अब सिल्वर सोल्यूशन में चला जाएगा Ag+ बन के, वही सेम प्रोसेस थी, सिल्वर मेटल है, जब हम पॉजिटिव टर्मिनल क्रिएट कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन बैटरी खींच लेगी, जब इलेक्ट्रॉन खींच लेगी तो पॉजिटिव बन के सोल्यूशन में आ जाएगा, है ना, सोल्यूशन में आ गया, सोल्यूशन में बहुत सारा सिल्वर हो गया, तो क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, उसको वापस से अपना इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कहाँ चला जाएगा, इस मेटल या जो भी रिंग है इसकी सरफेस पे, वहाँ जाके धीरे धीरे डिपॉजिट होने लगेगा, ठीक है। और डिपॉजिट होकर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके ऊपर एक सिल्वर की लेयर बन जाएगी, और इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, है ना। तो वही चीज़ है, तो क्या होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, इन दिस प्रोसेस द substance to be electroplated is connected to cathode terminal, thereby the metal ions reduced and deposited on its surface। देखो हम पढ़ के बता देते हैं एक बार, इन दिस प्रोसेस द सब्सटेंस टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, यानी जिस सब्सटेंस को या जो मटेरियल है जिसको भी हमको इलेक्ट्रोप्लेट करना है, चाहे वो ग्लास, उसके ऊपर सिल्वर की कोटिंग करनी है, चाहे वो किसी का हैंडल हो दरवाजे वगैरह का, या तो कोई ज्वेलरी वगैरह हो, तो जिसको भी हमको करना है इलेक्ट्रोप्लेट, उसको हम कहाँ कनेक्ट कर देते हैं, कैथोड में। तो वही लिखा है देखो, इन दिस प्रोसेस द सब्सटेंस टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज कनेक्टेड टू द कैथोड टर्मिनल, उसको हम कैथोड टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे, देयरबाय द मेटल आयंस रिड्यूस एंड डिपॉजिट ऑन इट्स सरफेस। और क्या होगा, जो मेटल आयंस हैं प्रेजेंट उस सॉल्यूशन में, वो कहाँ चले जाएंगे, वो चले जाएंगे उस सॉरी उस क्या बोलते हैं, रिंग या जो भी मेटल है उसके ऊपर, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल होना है, तो वापस से स्टेबल होना है, इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल कैसे सकते हैं, ये रिड्यूस होंगे, इलेक्ट्रॉन लेंगे वापस से, और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉन उस मेटल बॉडी की सरफेस पे अवेलेबल है, ठीक है। तो ये था आपका एप्लीकेशन, और ये था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। आई होप समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है अक्सर कि यहाँ पे चलो ठीक है इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो रही है, समझ में आ गया, मगर मान लो कहीं ज़्यादा इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाए, कहीं कम हो जाए, या कितनी होगी, मान लो अगर हमको सिल्वर का, जैसे आपकी दुकान खुल गई, ठीक है, आप ज्वेलरी वाले बन गए, आपकी दुकान खुल गई, अब पापा को बोले कि बेटा जाओ और दुकान में रिंग को इलेक्ट्रोप्लेट करो, ठीक है। अब मान लो आपको वो रिंग जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी थी उसमें 1 ग्राम की करनी थी, आप 10 ग्राम करके चले आए, ठीक है, तो वहाँ पे आपका नुकसान हो जाएगा। तो कितनी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है ये भी बहुत जरूरी चीज़ है, यानी वहाँ पे कितने मेटल आयन डिपॉजिट होंगे इसको भी जानना जरूरी है। सो बेसिकली अगर हम ये बात करें कि कितना अमाउंट ऑफ इसके ऊपर सिल्वर या गोल्ड को हमको डिपॉजिट करवाना है, यानी कितना इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है, वो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फैराडे लॉ। फैराडे ने बताया था कि कितना अमाउंट ऑफ आयंस या तो मेटल उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रोप्लेट होंगे, वो हम निकाल सकते हैं यूजिंग फैराडे के 2 लॉ, ठीक है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे, चाहे तो नोट कर सकते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। तो फैराडे के लॉ के हिसाब से, फैराडे के 2 लॉ थे, फैराडे फर्स्ट लॉ और फैराडे सेकेंड लॉ। पहले लॉ के बारे में बात करें, यानी यहाँ पे अगर हमारे पास कोई सेल है तो उसमें 2 इलेक्ट्रोड था लास्ट टाइम, यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करें, ठीक है, यहाँ पे हमने बैटरी से कनेक्ट किया उसको, ठीक है, और यहाँ पे चार्ज क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लेट्स से कॉपर की बात करते हैं, और वहाँ यहाँ से आके डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा इसके ऊपर। अब कितना अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिट करेगा वो डिपेंड करता है, फैराडे ने बताया था द अमाउंट ऑफ द मेटल डिपॉजिटेड on the
कैथोड इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज वी आर सप्लाई। तो फैराडे ने अपने लॉ में बताया था, पहले लॉ में, कि कितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यहाँ पे डिपॉजिट करेगा, यानी यहाँ पे कितने कॉपर के आयंस आके ये कितने कॉपर के मेटल आके डिपॉजिट करेंगे, वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है हमने कितना चार्ज ट्रांसफर किया। यानी यहाँ पे हम बोल सकते हैं कितना, जैसे हमने बोला वेट, जैसे यहाँ पे कितना वेट कॉपर का डिपॉजिट होगा, 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम, कितना कॉपर उसमें डिपॉजिट होगा। तो उन्होंने बोला ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। और यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शन चाहो तो लगा सकते हो चार्ज की, ठीक है, यानी कितना वेट डिपॉजिट होगा किसी प्रोपोर्शनल चार्ज की। कांस्टेंट हटाते हैं तो 1 आता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं। तो हम लिख सकते हैं कि जो वेट है वो किसके बराबर है, क्यू। जितना ज़्यादा हम चार्ज पास करेंगे उतना ज़्यादा उसके बाद वेट डिपॉजिट होगा। यानी अगर हम बोले एक तरफ हमने दिया 10 कूलम का चार्ज, एक तरफ हमने दिया 2 कूलम का चार्ज, तो इसमें डिपॉजिट होगा 10 ग्राम कॉपर, इसमें डिपॉजिट होगा 2 ग्राम। वैसे ये चेंज करता है, अभी हम एग्जाम्पल ये बता रहे हैं कि हम जितना ज़्यादा चार्ज दे रहे हैं उतने ज़्यादा कॉपर डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पे, ठीक है। और जितना कम हम चार्ज देंगे उतने कम डिपॉजिट, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे चार्ज जो होता है, हमको पता है करंट क्या होता है, करंट होता है चार्ज ऑन टाइम, ठीक है। यहाँ से हम चार्ज लिखते हैं करंट इनटू टाइम, ठीक है, क्योंकि कभी तक क्वेश्चन में करंट दे देता है, चार्ज नहीं देता, ठीक है। वैसे कभी तक क्या ज़्यादातर करंट ही देता है क्वेश्चन में, करंट और टाइम चार्ज नहीं देता है। जैसे लिखते हैं कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड कितना होगा, चार्ज के बराबर है। और चार्ज कितना होता है, करंट इनटू टाइम, ठीक है। तो वेट कितना डिपॉजिट होगा, करंट इनटू टाइम। ये था फैराडे का फर्स्ट लॉ। अब सेकंड लॉ फैराडे का ये बोलता है, इसको जो अच्छा रैंक, फैराडे का सेकंड लॉ ये बोलता है कि आपकी बात देखो, हमने दूसरा कोई मेटल लिया है, कोई दूसरा एलिमेंट लिया, ठीक है। यहाँ पे सेम सेटअप है और इवन हमने करंट भी सेट सेम अमाउंट की दी है। जैसे यहाँ पे हम सप्लाई कर रहे हैं लेट से 10 एम्पीयर करंट, यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं लेट 70 एम्पीयर करंट, यहाँ पे 70 एम्पीयर करंट हम सप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे 70 एम्पीयर करंट सप्लाई किए, ठीक है। दोनों को हम कितनी देर के, लेट से 15 मिनट के लिए हमने करंट सप्लाई किया, बिकॉज यहाँ पे जो वेट है वो किस पे डिपेंड करता है, करंट पे भी और कितने टाइम तक दिया उस पर भी, ठीक है। तो मान लो अगर हमने 70 एम्पीयर करंट दोनों को दिया और कितने टाइम के लिए दिया, 15 मिनट के लिए दोनों को दिया, तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, कि जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दोनों में डिपॉजिट होगा। जैसे यहाँ पे लेट्स से ये सिल्वर इलेक्ट्रोड है, ये Ag है, ठीक है, AgNO3 सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे सिल्वर के आयंस आएंगे वो जाके डिपॉजिट करेंगे इस पे, है ना। यहाँ पे कितने सिल्वर के आयन डिपॉजिट करेंगे या कितने कॉपर के आयन डिपॉजिट करेंगे, वो होना चाहिए सेम 2 ग्राम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। यहाँ पे अगर इसको हमने 70 एम्पीयर करंट दी थी 15 मिनट के लिए, तो यहाँ पे डिपॉजिट हुआ था 2 ग्राम का कॉपर। तो इन सेम वे हम बोल सकते हैं यहाँ पे अगर हम 70 एम्पीयर करंट देंगे 15 मिनट के लिए सिल्वर सोल्यूशन को, तो वहाँ पे कितना होगा, वहाँ पे भी 2 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता। तो इसी पे बेस्ड फैराडे का सेकंड लॉ था। फैराडे सेकंड लॉ यही बोलता है, क्या बोलता है, द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन कैथोड इलेक्ट्रोड बाय सेम अमाउंट ऑफ करंट फॉर सेम टाइम पीरियड इज चलो पढ़े बता देते हैं क्या लिखा है, द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन कैथोड इलेक्ट्रोड बाय सेम अमाउंट ऑफ करंट फॉर सेम टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इंडिविजुअल इक्विवेलेंट वेट। यानी ये बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास 2 अलग अलग सब्सटेंस है या 2 अलग अलग एलिमेंट है, लेट्स से कॉपर और सिल्वर, दोनों में हम सेम अमाउंट ऑफ करंट दे रहे हैं 70 एम्पीयर की सेम टाइम के लिए 15 मिनट के लिए, मगर दोनों में अलग अलग अमाउंट ऑफ कॉपर और सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस खाली करंट और टाइम पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है उनके इक्विवेलेंट वेट पे भी। यानी यहाँ पे कितना डिपॉजिट होगा सब्सटेंस मेटल, वो किस पे प्रोपोर्शनल है, वो इक्विवेलेंट वेट की भी प्रोपोर्शनल है। तो कितना होगा, W1 हो जाएगा E1, W2 हो जाएगा E2, यानी
कितना वेट पहले वाला जो सब्सटेंस है कॉपर, उसका वेट कितना होगा उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर, और दूसरे वाले का वेट कितना होगा उसकी इक्विवेलेंट वेट के बराबर। उसका इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो किसके बराबर होता है, एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे एटॉमिक वेट और वैलेंस फैक्टर क्या, देखो जैसे एग्जांपल लेते हैं, सोडियम है, ठीक है, और लेट्स से दूसरा वाला कॉपर है, ठीक है। आपको पता है एटॉमिक वेट क्या होता है, एटॉमिक वेट तो पता ही होगा ना, एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर का दुगना होता है एटॉमिक वेट, लगभग लगभग। जैसे एटॉमिक नंबर होता है सोडियम में 11, हाइड्रोजन हीलियम के गिनेंगे आप तो 11वें पे सोडियम आता है, तो उसका दुगना 22 होता है, वैसे 23 के आसपास होता है सोडियम का। अब अगर हम बात करें कॉपर की तो इसका होता है 63.5 के आसपास, ठीक है। अब अगर हम निकालें इसका इक्विवेलेंट वेट, देखो इक्विवेलेंट वेट सोडियम को कितना हो जाएगा 23, और इसका क्या बोलते हैं वैलेंस फैक्टर कितना होता है, यानी सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन देगा, सोडियम हमेशा आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन देता है, बिकॉज सोडियम का आउट ऑफ मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 1, तो स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। अगर बात करें कॉपर की तो 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो यहाँ पे इसको डिवाइड कर दें 2 से, इसको 1 से करेंगे क्योंकि इसका वैलेंस फैक्टर कितना है 1, और ऑन दी अदर हैंड कॉपर का कितना है, ये है 63.5 बाई 2, तो इसको निकालेंगे 23 आएगा, और ये लगभग आएगा 31.75 के आसपास। अब बताओ कौन ज़्यादा डिपॉजिट होगा, जिसका इक्विवेलेंट वेट ज़्यादा है, यहाँ पे देखो किसका इक्विवेलेंट वेट ज़्यादा है, कॉपर का, तो ऐसे करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जिसके पास जितने कम वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे और जितना ज़्यादा एटॉमिक मास होगा वो उतना ज़्यादा डिपॉजिट होगा। अब आप ऐसे भी समझिए, जैसे देखो अगर हमको सिल्वर को निकालना है या सोडियम को निकालना है तो हमको क्या करना है, उसको थोड़ा सा चार्ज देना है, बिकॉज उसको एक ही इलेक्ट्रॉन निकालना है अपने से, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन वो अगर मान लो हमको यहाँ से सोडियम को निकालना है या सिल्वर को निकालना है, ठीक है, तो इनके वैलेंसी कितनी होती है 1, यानी इनसे अगर हम एक इतना चार्ज दे दें कि इनका एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो ये सिंपली जाकर डिपॉजिट हो जाएंगे। यानी अगर इनको हमको यहाँ से यहाँ डिपॉजिट करवाना है तो हमको कितना चार्ज देना है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए इतना। और वहीं हम बात करें कॉपर की तो उसको अगर हम उसका एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो भी वो चिपका रहेगा वहीं पे, हमको कितना इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखो चार्ज में कितनी ज़्यादा जरूरत पड़ी है, जिसका वैलेंसी ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा वैलेंसी होगी उतना ही ज़्यादा उतना ही कम उसका इक्विवेलेंट वेट होगा, और जितना ज़्यादा एटॉमिक मास होगा उतना ही ज़्यादा उसका इक्विवेलेंट वेट होगा। तो यही था आपका फैराडेज लॉ, ठीक है। सो आई होप तो समझ में आएगा फैराडेज लॉ, इस पे बेस क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। चाहे तो नोट कर सकते हैं, देन देखते हैं क्वेश्चन। सो क्वेश्चन आपका है, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें कुछ आए नहीं, ज़्यादा क्या इसमें क्वेश्चन बने ही नहीं प्रीवियस ईयर के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिला नहीं, बट आपके बुक का एक क्वेश्चन है उसको करते हैं। इसको करने से पहले हम देखते हैं चार्ज कितना होता है एक मोल इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, यानी चार्ज के कुछ कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं पहले। चार्ज रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट 1 मोल एलिमेंट निकालने के लिए वो कितना चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें लेट से पहले एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं सिल्वर, ठीक है। Ag है, तो बताएं कि Ag+ बनता है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। जहाँ से अगर Ag को हमको निकालना है, इलेक्ट्रॉड हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉड है ना, जो सोल्यूशन में डिप है, तो वहाँ से अगर हमको सिल्वर को निकालना है तो सिल्वर को निकालने के लिए हमको वहाँ से सिल्वर का 1 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, बिकॉज सिल्वर के पास आउट ऑफ मोशन में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर हमने निकाल दिया यहाँ से तो सिल्वर क्या होगा, बॉन्ड टूट जाएगी और सोल्यूशन में आके डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमको सिल्वर को अगर निकालना है किसी भी इलेक्ट्रॉड से तो हमको कितना इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो चार्ज कितना लगेगा, चार्ज रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 Ag प्लस एटम, तो एक सिल्वर एटम को निकालने के लिए हमको कितना चार्ज चाहिए, देखो एक सिल्वर एटम को निकालने के लिए उससे हमको 1 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, इतना, यानी इतना चार्ज हमको देना पड़ेगा, तो वहाँ से एक सिल्वर का एटम निकल जाएगा। मगर हमको एक सिल्वर का एटम तो निकालना नहीं, एटम कितना छोटा होता है, बहुत छोटा मतलब दिखता भी नहीं है, तो उतना निकाल के हम करेंगे क्या, हमको चाहिए लार्ज अमाउंट ऑफ सिल्वर। तो अगर हम बात करें, जैसे हम बोलते हैं कि 1 बनाना, ठीक है, तो हम बोलते हैं 12 बनाना, तो एक बनाना होता है 12 बनाना को हम बोलते हैं डजन, 1 दर्जन बनाना को हम बोलेंगे 12 बनाना होते हैं। तो इसी तरह 1 मोल एटम में कितने होते हैं, चार्ज रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल सिल्वर प्लस एटम, ठीक है। अगर हमको 1 मोल सिल्वर एटम निकालना है तो जैसे 1 दर्जन बनाने में 12 किलो होते हैं, वैसे 1 मोल सिल्वर किसी भी एटम में कितना होता है 6.022 × 10⁻23 एटम्स, ठीक है। एक एटम को निकालने के लिए इतना चार्ज चाहिए, तो इतने एटम को निकालने के लिए कितना चार्ज चाहिए, देखो एक एटम को निकालने के लिए कितना चार्ज चाहिए, 2 एटम को निकालने के लिए 2 इंटू इतना, 3 एटम को निकालने के लिए 3 इंटू इतना, जैसे मान लो 1 एटम को निकालने के लिए कूलम चाहिए 2 के 2 इंटू 1 कूलम यानी 2 कूलम, 3 इंटू 1 कूलम यानी 3 कूलम, 3 एटम को निकालने के लिए, 4 एटम को निकालने के लिए 4 इंटू 1 कूलम, एंड सो ऑन। तो इस तरह इतने एटम को निकालने के लिए इतना इंटू इतना,
हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है। अब यहाँ पे चार्ज होता है कूलम में और ये होता है मोल में। अगर चाहो तो लिखना चाहो लिख लो, तो कोई दिक्कत नहीं। जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो आता है 96487। ठीक है। तो अप्रॉक्स में लिख सकते हैं 96500 कूलम पर। तो कितना एक मोल एटम को निकालने के लिए हमको कितना चार्ज देना पड़ेगा? 96500 कूलम। ठीक है। अगर किसी कोई एटम ऐसा है, जैसे मान लो एल्युमिनियम है, ठीक है, ये एल्युमिनियम 3+ बनता है और 3 इलेक्ट्रॉन देता है। एल्युमिनियम को निकालने के लिए हमको, अगर हमको एक एल्युमिनियम एटम को निकालना है इस इलेक्ट्रोड से, ठीक है, तो एल्युमिनियम एटम के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2 3। ठीक है। तो अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, स्टिल ये 2 एटम बंधे हुए हैं, इसको भी निकाल देंगे, स्टिल एक एटम बंधा हुआ, इसको निकालेंगे, तब जाके एल्युमिनियम यहाँ से निकल के सोल्यूशन में आएगा। तो यानी एल्युमिनियम को निकालने तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे? एक एल्युमिनियम से हमको 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। एक एटम से हमको एक एटम को निकालने के लिए हमको सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। तो मान लो अगर हमको एक मोल निकालना है, देखो एक मोल निकालने के लिए इतना चाहिए होता है, तो 3 एटम निकालने के लिए कितना चाहिए होगा? 3 × 96500 हो जाएगा, जितना भी हो जाएगा। अब ये जो 96500 होता है इसको हम बोलते हैं फैराडेज कांस्टेंट, इसको निकालते हैं F से। ठीक है, जहाँ लिख सकते हैं 3F चार्ज। ठीक है। अब हम यहाँ बात करें ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट विद अ करंट ऑफ 1.5 एम्पीयर, व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड। यहाँ पे हमको अगेन चार्ज निकालना पड़ेगा, तो कितना चार्ज हो जाएगा? अब यहाँ पे अगर हम बात करें कॉपर की, तो वो पता है कॉपर में कितना टूटता है? कॉपर एटम जो टूटता है Cu2+ और 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो यहाँ पे कॉपर कितना इलेक्ट्रॉन देता है? 2। अगर हमको एक एटम को निकालने के लिए एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, तो हम कितना चार्ज करेंगे? F। एक एटम को निकालने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन से निकालना पड़ेगा, तो हम यूज करेंगे 3F। अगर एक एटम को निकालने के लिए उसे 2 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, तो कितना चार्ज देंगे उसको? 2 × जो भी चार्ज है F। ठीक है। तो यहाँ पे कितना अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड होगा? 2F। क्या समझ में आया? अगर हम देखें बेसिकली, देखो अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हम बात करें आउटरमोस्ट शेल की, ठीक है, यहाँ सिल्वर है, जिसके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम बात करें कॉपर की, जिसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और हम बात करें एल्युमिनियम की, जिसके आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। अब ये सब बंधे हुए हैं, ठीक है, ये सब बंधे बॉन्डेड है। ठीक है। तो अगर हमको यहाँ से सिल्वर को निकालना पड़ेगा, तो उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, सिल्वर अपने आप अलग हो जाएगा, उसकी बॉन्ड टूट जाएगी। ठीक है। और यहाँ देखो सिल्वर को निकालने के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ कितना चाहिए होता है? 1। यहाँ पे × 1 होता है ना, यानी तो सिल्वर की अगर हमको एटम निकालना है तो उसके लिए हमको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को निकालने की जरूरत है। ठीक है। वहीं हम बात करें कॉपर के लिए, तो उसमें कितना चाहिए? 2 × F। यहाँ पे 1 × F हो जाएगा। यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन निकालें? 3, तो हो जाएगा 3 × F। समझ में कैसे करते हैं? यहाँ पे हम कॉपर की बात करें, इसलिए हमने यहाँ पे कितना लिखा? 2 × F। ठीक है। तो देखो उसके बाद अगर हम बात करें इस क्वेश्चन पे वापस आए, तो ये बेसिक समझ में आया क्या होता है। अब हम क्वेश्चन पे वापस आते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन पे अगर वापस से आए तो देखो यहाँ पे अगर हम बोल रहे हैं, यहाँ पे 2 फैराडे चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, यानी 1 मोल ऑफ कॉपर डिपॉजिट होगा। यानी अगर हम 2 फैराडे चार्ज देंगे तो कितना मोल डिपॉजिट होगा कॉपर? 1 मोल। 1 मोल कॉपर का वेट कितना होता है? 63.5 ग्राम, या 63 ग्राम मान लें, 63 ग्राम मान लें। ठीक है। तो कितना होता है? 1 मोल कॉपर होता है 63 ग्राम का, पता है ना ये चीज। तो जितना एटॉमिक वेट होता है उतना 1 मोल में होता है। जैसे 1 मोल हाइड्रोजन कितना होगा? 1 ग्राम का, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 1। 1 मोल हाइड्रोजन का होता है हीलियम, उसका होगा 2 ग्राम। जैसा 1 मोल सोडियम का, सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है? 23 ग्राम। जितना एटॉमिक वेट होगा उतना ही उसका वेट होगा 1 मोल सब्सटेंस, यानी 1 मोल कॉपर का वेट कितना हो जाएगा? उसके एटॉमिक वेट के बराबर है, यानी 63 ग्राम। ठीक है। तो आप देखो अगर हम बोल रहे हैं कि देखो अगर हमको 1 मोल कॉपर निकालना है तो कितना निकलना बाहर? 63 ग्राम। देखो 2 फैराडे चार्ज चाहिए, इज रिक्वायर्ड 2 फैराडे चार्ज, 2 फैराडे चार्ज चाहिए टू रिमूव या टू डिपॉजिट 63 ग्राम ऑफ कॉपर। क्योंकि देखो अगर हम 2 फैराडे चार्ज देंगे तो कितना मोल कॉपर बाहर आएगा? 1 मोल। 1 मोल का वेट कितना होता है? 63 ग्राम। ठीक है। 1 मोल का वेट कितना होता है? 63 ग्राम। तो 2 फैराडे चार्ज में 1 मोल इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, यानी 1 मोल एटम डिपॉजिट होगा, और उतना उसका वेट कितना होता है? 63 ग्राम। ठीक है। जहाँ 2 फैराडे चार्ज चाहिए 63 ग्राम कॉपर डिपॉजिट करने के लिए, यानी 1 कूलम चार्ज में कितना बाहर आएगा? 1 कूलम चार्ज अगर हम देंगे, सप्लाई करेंगे, तो कितना कॉपर डिपॉजिट होगा? 63। ये इंटू में हो जाएगा तो डिवाइड में 2F। ठीक है। F की वैल्यू कितनी होती है? 96500। ठीक है। 96487 भी यूज करते हैं, मगर राउंड ऑफ में 96500 यूज कर लिया। ठीक है। 1 कूलम चार्ज में इतना आ रहा है। अब यहाँ पे हम सप्लाई कितना करें? देखो हमने करंट दिया 1.5 एम्पीयर की 10 मिनट के लिए, तो चार्ज क्या होता है? I = Q/T होता है।
तो चार्ज कितना हो जाएगा, करंट इंटू टाइम, करंट दिया 1.5 एम्पीयर की और टाइम दिया है 10 मिनट, 10 मिनट को चेंज करेंगे सेकेंड में, 10 इंटू 60 हो जाएगा 600, 600 का 1.5 गुना 600, 700, 900, ठीक है। तो हमने कितना चार्ज दिया, 900 कूलम, ठीक है, 900 कूलम चार्ज किया, तो 1 कूलम चार्ज में इतना कॉपर डिपॉजिट हो रहा है ग्राम, ठीक है। तो 900 कूलम चार्ज में कितना हो जाएगा, 900 कूलम चार्ज में हो जाएगा 63 इंटू 900 बाई 2 इंटू 96500, ठीक है। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो करके, जैसे 1 कूलम चार्ज में इतना हो रहा है, 2 कूलम चार्ज में 2 इंटू इतना हो जाएगा, 3 कूलम चार्ज में 3 इंटू इतना हो जाएगा, तो 900 कूलम चार्ज में 900 इंटू जितना भी है इतना ग्राम डिपॉजिट हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे अगर सॉरी क्या आएगा, 96 कट जाएगा, ये कटेगा 966 से, ये कटेगा 961.9 नहीं कटेगा, ठीक है। इसे सॉल्व करके देखते हैं कितना आएगा इसका, लगभग 0.29 ग्राम के आसपास आ रहा है, ठीक है। सो कितना कॉपर डिपॉजिट होगा अगर इतनी करंट हम भेजेंगे, तो 0.29 ग्राम कॉपर डिपॉजिट होगा। समझ में कैसे करना क्वेश्चन, थोड़ा बहुत आइडिया मिला। अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो इस प्रीवियस ईयर में फैराडेज लॉ का कोई क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया, पिछले हमने 10-11 साल का क्वेश्चन पेपर देखा था और उसमें कोई क्वेश्चन दिखा नहीं था। क्वेश्चन जो इस पोर्शन से आ रहा है वो बैटरी से आ रहा है, ठीक है। यानी बैटरी जो होती है ना, चाहे वो प्राइमरी बैटरी हो, सेकेंडरी बैटरी हो, फ्यूल सेल हो, उससे क्वेश्चन बनते हैं, मतलब उससे 1-1 नंबर 2-2 नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं थ्योरेटिकल टाइप के, ठीक है। सो आई होप समझ में आ गया होगा फैराडेज लॉ क्या होता है। अब हम बात करने वाले सेल्स और बैटरीज की, ठीक है, चाहे तो नोट कर सकते हैं, देन बात करते हैं सेल्स की। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो अब हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी पढ़ लिया पूरा और इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी पूरा पढ़ लिया, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बीच में डिफरेंस, ठीक है। तो क्या क्या डिफरेंस है आपको पता है। पहला, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो डिवाइस होते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं बाय रिएक्शन करके वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। सो द सेल दैट प्रोड्यूस electrical energy using chemical reaction। कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है, रेडॉक्स रिएक्शन। ये रेडॉक्स रिएक्शन करते हैं, यानी एक तरफ रिडक्शन होता है, एक तरफ ऑक्सीडेशन होता है, और उसी केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं। इसमें क्या होता है, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड टू ब्रिंग केमिकल एनर्जी, ये केमिकल रिएक्शन। सो इसमें हम यूज़ करते हैं एक्सटर्नल एनर्जी केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए, पहला डिफरेंस। दूसरा हमने देखा था द डेल्टा, यानी हम लिखते हैं गिब्स एनर्जी की जो वैल्यू होती है इसके लिए क्या होती है, नेगेटिव होती है, यानी ये 0 से छोटा होता है इसका। जो गिब्स एनर्जी की वैल्यू होती है क्या होती है, नेगेटिव। किसके लिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए, है ना। इसमें क्या होता है, डेल्टा जी की जो वैल्यू होती है वो बड़ी होती है, यानी पॉजिटिव होती है, ठीक है। यहाँ पे रिएक्शन खुद ब खुद होती है, यहाँ पे क्या होता है, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करते हैं, और यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब यहाँ पे खुद ब खुद रिएक्शन हो जाती है। जिंक इलेक्ट्रॉन देता है, कॉपर एक्सेप्ट करता है और उससे हमको बिजली मिल जाती है। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो जाके केमिकल रिएक्शन होती है, यानी कैसा प्रोसेस होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, है ना, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। चौथा, इसमें जो एनोड होता है वो नेगेटिव होता है और कैथोड क्या होता है, पॉजिटिव। तो एनोड इज नेगेटिव एंड कैथोड इज पॉजिटिव। किसके लिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के। और वहाँ इसका उल्टा होता है, वहाँ क्या होता है, अभी हमने देखा था लास्ट टाइम, यहाँ पे एनोड पॉजिटिव था एंड कैथोड इज नेगेटिव, कैथोड नेगेटिव होता है। पांचवा, इसका एप्लीकेशन क्या होता है, या हम बोल सकते हैं एक और डिफरेंस होता है, द वर्क इज डन बाय द सेल, यानी यहाँ पे सेल काम करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको सेल देता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम सेल को देते हैं। द वर्क इज डन ऑन द सेल, यहाँ पे हम वर्क करते हैं सेल के ऊपर, वहाँ हमको वर्क मिलता है। और लास्ट, इट इज यूज्ड इन बैटरीज, यानी ये बैटरीज में यूज होता है, बैटरीज वगैरह में यूज होता है, इन्वर्टर वगैरह में यूज होता है। और उसका क्या यूज होता है, क्या यूज होता है, यूज्ड एज या यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अभी हमने देखा इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया था इससे,
इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गैस जनरेशन, यानी इसका यूज़ करके हम क्लोरीन हाइड्रोजन गैस वगैरह भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा क्लास 10 में कोर एल्कली प्रोसेस, उसमें हमने देखा भी था ये चीज़ें। ठीक है, वैसे फिर लास्ट जो इसका है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ऐसा नहीं है लास्ट है, मगर ठीक है 2-3 आपको याद रखना है, जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया, गैस जनरेशन हो गया, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स मैंने देखा था, प्योरीफिकेशन में यूज़ करते हैं रिफाइनिंग या तो प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल, वहाँ पे हम देखते हैं ना इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, जैसे सोडियम मेटल बहुत रिएक्टिव होता है तो उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए रिएक्शन से हम नहीं एक्सट्रैक्ट कर सकते, बल्कि वहाँ पे हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, और वो होता है इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, याद रखना है, कभी ऐसा पूछ सकता है, वैसे अभी तक पूछा नहीं है बट ठीक है फिर भी आपको याद रखना है। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बैटरीज। बैटरीज क्या होती है, और इससे क्वेश्चन एग्जाम में बना है, बहुत लंबा या बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं, बट बेसिक बेसिक चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें पूछते हैं, अभी हम क्वेश्चन करेंगे भी। बैटरी क्या होती है, द डिवाइस दैट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू रेडॉक्स रिएक्शन, या तो उसको बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन करके ये क्या करती है, ये प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देखो बैटरीज की बात करें तो बैटरीज कितनी तरीके की होती है, तो बैटरीज जो होती है वो 3 तरीके की होती है। ठीक है, बैटरीज जो है वो 3 तरीके की, मतलब आपको जो पढ़ना है क्लास 12 के सिलेबस में वो 3 तरीके के पढ़ना। पहला है प्राइमरी बैटरी, प्राइमरी बैटरीज, दूसरी होती है सेकेंडरी बैटरीज, एंड थर्ड वन इज टर्शियरी बैटरीज। नहीं, टर्शियरी बैटरीज नहीं होती, फ्यूल सेल होता है। ठीक है, फ्यूल सेल। तो प्राइमरी बैटरी क्या होती है, दैट कैन ओनली बी यूज्ड वंस, यानी उसको हम एक ही बार यूज कर सकते हैं, एक बार बैटरी हमने लिया उसे यूज किया एंड देन वो मतलब रीयूजेबल नहीं होती है, यानी उसको हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, उसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते, है ना। एंड कांट या एंड इज नॉन रिचार्जेबल, वो रिचार्जेबल भी नहीं होती है। बात करें सेकेंडरी बैटरीज की, दीज कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, दे आर रिचार्जेबल। ये कैसी होती है, रिचार्जेबल होती है। और फ्यूल सेल क्या होता है, इसमें हम यूज़ करते हैं कोई भी कंबशन या तो कोई रिएक्शन जो होती है जिसमें हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उस एनर्जी कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो द एनर्जी, जैसे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना कंबशन में, उसको कन्वर्ट करते हैं दूसरी एनर्जी में। द एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग कंबशन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे स्पेस स्टेशन वगैरह थी, जैसे अपोलो स्पेस प्रोग्राम जो था, ठीक है, उसमें भी हमने इसको यूज़ किया था। जो नासा वाले थे उन्होंने अपोलो स्पेस प्रोग्राम जो कंडक्ट कराया था उसमें भी यही फ्यूल सेल ही यूज हुआ था। अभी हम आगे देखेंगे, पहले बात करते हैं प्राइमरी सेल्स की। तो ये फर्दर 2 तरीके के होते हैं। ठीक है, पहली होती है, या हम बोल सकते हैं ड्राई सेल या लेक्लांचे सेल, इसको हम बोलते हैं ड्राई सेल या लेक्लांचे सेल। ठीक है, और दूसरी होती है मरकरी सेल। ठीक है, जो आपकी पेंसिल बैटरी होती है ऐसे, है ना, पेंसिल बैटरी होती है उसको हम बोलते हैं ड्राई सेल। और जो आपकी बटन वाला सेल आता है, जो आपकी बैटरी वगैरह छोटी छोटी घड़ी जो होती है रिस्ट वॉच वगैरह में लगता है ना, उसको हम बोलते हैं मरकरी सेल। सेकेंडरी बैटरी की बात करें, ये होता है जब घर में इन्वर्टर लगा होता है, या जो कार में बैटरी लगी होती है जिसमें लेड की काफ़ी प्लेट्स लगी होती है, जिसको हम लेड स्टोरेज बैटरी बोलते हैं, तो हम लेड स्टोरेज बैटरी बोलते हैं। और फ्यूल सेल तो है। ठीक है, तो देखो ड्राई सेल में होता क्या है कि जो इसकी बाहर की प्लेट होती है, कोटिंग होती है, बनी होती है जिंक की, यानी जिंक मेटल से हम कोटिंग करते हैं इसमें बाहर में। ठीक है, जिंक मेटल से इसकी बाहर कोटिंग करते हैं। ठीक है, इसके अंदर बीच में यहाँ पे मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन का पाउडर होता है। ठीक है, और ये जो रॉड बनी होती है ग्रेफाइट की बनी होती है। जो आपको पता है ग्रेफाइट क्या है, गुड कंडक्टर, तो एज एन इलेक्ट्रोड यूज होते हैं। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं, ये मेटल का बना होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड किससे बनते हैं, ग्रेफाइट से बनते हैं। ठीक है, और इसके बीच में पेस्ट होता है, ये जो है ना ये सेल, इसमें ये देखो आउटर कवरिंग तो है जिंक की। ठीक है, और अंदर जो इसके बीच में पाउडर फॉर्म में भरा है आपका मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन, और बीच में इसकी पेस्ट होता है NH4, है ना, एमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का
पेस्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट होता है, यहाँ मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन का पाउडर फॉर्म होता है, ठीक है। तो यार इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो रिएक्शन है, रिएक्शन याद रखना है। तो रिएक्शन कैसे होती है इतना समझ में। अब रिएक्शन की बात करें यहाँ पे, तो रिएक्शन कैसे होती है ट्राइसल में, यहाँ पे अगर हम बात करें नेगेटिव टर्मिनल पे यानी एनोड पे, तो वहाँ पे क्या होता है, जिंक जो है वो रिएक्शन करता है, मतलब प्लेट्स में जो आउटर कवरिंग होती है वहाँ पे जिंक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो Zn2+ बन के 2 इलेक्ट्रॉन देता है, जस्ट लाइक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो हमने पढ़ा था अभी, डायनेमिक सेल उसी की तरह, ठीक है। तो यहाँ पे जो आउटर कवरिंग होती है इसमें जिंक की लेयर होती है, क्या करती है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देती है, Zn2+ बन के 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, यानी यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं। अगर हम बात करें बीच में जहाँ पे ग्रेफाइट रॉड होती है, पाउडर होता है ना सोल्यूशन में, तो वहाँ पे क्या होता है, एक्चुअली वहाँ पेस्ट होता है, कोई सोल्यूशन नहीं होता। तो वहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन होती है। रिडक्शन में क्या होता है, देखो मैग्नीज ऑक्साइड प्लस एमोनियम, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन लेता है, ये बनाता है MnO, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ पे आ जाएगा OH बन जाएगा, और साथ साथ में यहाँ पे NH3 बन जाएगा, बिकॉज ने हाइड्रोजन दे दिया इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन लिया और एक हाइड्रोजन दे दिया। अब देखो यहाँ पे जो बीच में पाउडर फॉर्म होता है, ठीक है, जहाँ पे आपके पास होता है NH4Cl, यहाँ से एक क्लोरीन जाता है, ठीक है, ये अमोनिया एक क्लोरीन को निकाल देता है, क्लोरीन नेगेटिव चार्ज बनेगा, ठीक है, बनेगा पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखा है, ठीक है। बाकी मैग्नीज ऑक्साइड तो पाउडर में होता ही है, मैग्नीज ऑक्साइड यहाँ पे आएगा, इस पर इससे रिएक्शन होगी, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है अमोनिया, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो ये होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन, किसके लिए, ड्राई सेल के लिए। अगर हम बात करें मरकरी सेल के लिए, तो उसमें क्या होता है, तो इसमें ऊपर की तरफ एनोड होता है, अगर हम इसको और डिटेल में देखें तो इसमें ऊपर की तरफ एनोड होता है और नीचे की तरफ कैथोड होता है, और बीच में एक सेपरेटिंग लेयर होती है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे सेपरेटिंग लेयर या तो सेपरेटर, ठीक है। एनोड में अगर हम बात करें एनोड की, तो एनोड में होता है जिंक और मरकरी का एमलगम। एमलगम क्या होता है, लिक्विड एलॉय, यानी इसमें हम क्या करते हैं, जिंक और मरकरी को एलॉय मतलब मिक्सचर बनाते हैं, और कैसा फॉर्म होता है, लिक्विड, हल्का सा पेस्ट फॉर्म में, ठीक है, जेली लाइक होता है। तो ये कहता है जिंक और मरकरी का एमलगम। बात करें कैथोड पे, कैथोड में होता है HgO मरकरी ऑक्साइड प्लस कार्बन, यहाँ पे क्या होता है, मरकरी ऑक्साइड कैथोड में और कार्बन, ठीक है, और ऊपर होता है जिंक, एनोड में जिंक और मरकरी का एमलगम यानी पेस्ट, ठीक है। और बीच में यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट किससे बना होता है, इलेक्ट्रोलाइट में होता है KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक बात कैसा दिखता है। अब हम रिएक्शन की बात करें, मरकरी सेल की रिएक्शन की बात करें, तो देखो यहाँ रिएक्शन कैसे होती है। पहले हम बात करते हैं एनोड की। तो एनोड में क्या होता है, एनोड में होता है रिएक्शन, देखो एनोड में क्या है, यहाँ पे जिंक और मरकरी का एमलगम, तो ZnHg रिएक्ट करता है 2OH- से और प्रोड्यूस करता है देखो जिंक यहाँ पे ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, ZnO, देखो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ZnO, यहाँ पे जिंक अपना ऑक्सीजन रिएक्ट करके ZnO बना रहा है, प्लस यहाँ पे देखो क्या बचा, यहाँ पे 2 O है और 2 H है, ठीक है। तो यहाँ से एक O तो चला गया, क्या बचा, H2O, क्या बन जाएगा, H2O, ठीक है। और यहाँ पे जिंक ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, बिकॉज ऑक्सीडेशन होता है जब तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ठीक है। तो जिंक देखो ऑक्सीडेशन किया और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। बात करें कैथोड पे, तो कैथोड पे क्या होता था कैथोड पे क्या होता है, तो कैथोड पे अगर हम बात करें, कैथोड पे क्या था, मरकरी सेल का कैथोड जो था वो किससे बना था, HgO प्लस कार्बन, वहाँ पे क्या था, मरकरी ऑक्साइड प्लस कार्बन। तो यहाँ पे मरकरी ऑक्साइड जो होता है वो रिएक्ट करता है, जो प्रोड्यूस हुआ H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ पे देखो मरकरी ऑक्साइड है, ये रिएक्ट करेगा 2 इलेक्ट्रॉन से और बन जाएगा Hg प्लस यहाँ पे H2 और ऑक्सीजन रहेगा, तो बन जाएगा OH-2, ठीक है, 2OH-, ठीक है। मरकरी यहाँ प्रोड्यूस हुआ बिकॉज इसका रिडक्शन हो रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन चला गया इसके पास से, ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन भी गेन कर लिया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो यहाँ पे मरकरी ऑक्साइड से क्या बन गया, मरकरी, है ना, मतलब रिडक्शन हो गया, और H2O क्या हुआ, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया और यहाँ से ऑक्सीजन निकला, ये H2O से मिल गया और यहाँ बना दिया HO2OH-, OH या HO- जो इसमें 2OH-, तो जो स्टार्टिंग में था वही बाद में प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। तो ये होता है किसका, मरकरी सेल का। अगर हम आगे बात करें लेड स्टोरेज बैटरी के लिए, तो लेड होता है Pb, इसमें हम लेड स्टोरेज बैटरी यूज करेंगे, तो इसमें मिटा दें। तो लेड स्टोरेज बैटरी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो लेड स्टोरेज बैटरी में क्या होता था, देखो
ग्रिड होता था बहुत सारा, ठीक है, बहुत सारा ग्रिड होता है इसमें, ठीक है, ग्रिड होता है, प्लेट्स लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट किसका बनता है? सल्फ्यूरिक एसिड का, H2SO4, ठीक। कितना होता है? 38% सल्फ्यूरिक एसिड होती है, बाकी बचा हुआ डिस्टिल वाटर, डालते हैं ना बैटरी में डिस्टिल वाटर, तो डिस्टिल वाटर होता है ठीक है। यहाँ पे जो ब्लैक वाले हैं जितने भी, ये क्या होते हैं? ये कैथोड होते हैं, और जो ये सब क्या है? ब्लैक वाले कैथोड, और वाइट वाले क्या है? ये सब एनोड, ठीक है, कैथोड और एनोड। इसमें जो लेड होता है Pb, वो होता है एनोड, ठीक है, एनोड है कौन? लेड। और कैथोड होता है PbO2, लेड डाइऑक्साइड जो होता है। यहाँ पे जो रॉड होती है लेड डाइऑक्साइड की, वो क्या होती है? वो होती है कैथोड से रिएक्ट करती है। तो जितनी व्हाइट वाली रॉड है, व्हाइट वाली, वो क्या है? वो है लेड। यानी देखो, अगर हम ऊपर से देखेंगे तो इसमें क्या होता है? ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे प्लेट्स होती है बहुत सारी, ठीक है। ये सेल है जिसमें 2 टर्मिनल है, तो जो एक ये है एनोड, ठीक है, ये हो जाएगा नेगेटिव, और जो क्या बोलते हैं कैथोड है, वो हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो ये सब कंबाइन होती है, जो व्हाइट वाली है वो व्हाइट वाले से जुड़ी रहेगी इंटरनली, और जो ब्लैक वाली है वो ब्लैक वाले से जुड़ी होगी, एंड ठीक इस टाइप का अरेंजमेंट होता है। और जिसमें क्या होता है, जो एनोड है उसमें क्या होगा? लेड की सारी प्लेट्स होंगी, और जो कैथोड होगा उसमें क्या होगा? PbO2, और उसके बीच में जो सोल्यूशन होता है वो किसका होता है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का। तो अगर हम रिएक्शन की बात करें, अगर हम रिएक्शन देखें, तो एनोड पे क्या होता है? तो एनोड पे बात करें अगर, एनोड पे क्या था? लेड की प्लेट थी ना, तो एनोड पे था लेड की प्लेट्स है ना। ये रिएक्ट करती है, देखो जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जिसके अंदर H2SO4 होता है, उसमें से सल्फ्यूरिक एसिड H2 पॉजिटिव आयन को निकाल देता है, क्या बन जाता है? -2। क्या आ जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड का -2 आयन, ठीक है। ये रिएक्ट करेगा लेड के साथ, और लेड क्या करेगा? देखो लेड न्यूट्रल है, तो लेड को अगर इससे रिएक्ट करना है, PbSO4 बनाना है, क्या करना पड़ेगा? इसको 2 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे इसको 2 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, बिकॉज Pb तो न्यूट्रल है, Pb 2+ होता तो ये रिएक्शन करता है, यानी लेड का 2+ जो चार्ज आयन होता वो रिएक्ट करता है सल्फेट से, बिकॉज +2 -2 रिएक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पे तो लेड न्यूट्रल है, तो ये करेगा 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ताकि ये Pb2+ बन जाए, और यहाँ सल्फेट से रिएक्शन करके PbSO4 बना देगा, ठीक है। तो कैथोड पे होता है। बात करें एनोड पे, तो एनोड पे क्या था? लेड ऑक्साइड, सॉरी कैथोड पे बात करें, कैथोड पे क्या था? लेड ऑक्साइड, ठीक है, लेड ऑक्साइड प्लस, देखो सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे भी होगा, SO4 प्लस हाइड्रोजन आयन जो रिलीज हुए थे लास्ट रिएक्शन में। यहाँ पे देखो लेड सल्फेट जो था सल्फ्यूरिक एसिड का, उसने क्या किया था? H+ आयन रिलीज किया था काफी, है ना। कितना? जैसे अगर एक सल्फ्यूरिक एसिड रिलीज करा है 2H+ आयन, यहाँ कितनी सल्फ्यूरिक एसिड है? 2, ये कितना रिलीज करेंगे? 4H+ आयन, यहाँ पे 4H+ आयन भी आता है। देखो यहाँ पे क्या होता है, ये लेड जो है अगेन फॉर्म कर लेगा PbSO4, और यहाँ पे जो 4H है और ऑक्सीजन, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन जाएंगे? ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और बनाएंगे H2 ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो जाता है, चाहो तो आप यहाँ लिख सकते हो 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो गया, ठीक है। और गेन क्या बना लेंगे? PbSO4 और H2। तो ये ओवरऑल रिएक्शन होती है किसकी? सेकेंडरी बैटरीज की। अब अगर हम लास्ट में बात करें फ्यूल सेल की, तो फ्यूल सेल क्या होता है? फ्यूल सेल में अगर हम देखें, यहाँ क्या होता है, देखो यहाँ पे एक्चुअली में कुछ ऐसा सेटअप होता है, ठीक है, ऐसा सेटअप होता है जिसमें हम एक तरफ हाइड्रोजन डालते हैं, फ्यूल है ना, हाइड्रोजन फ्यूल है, कंबस्टिबल होती है, तो हाइड्रोजन फ्यूल इंसर्ट करेंगे, एक तरफ से ऑक्सीजन इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो है वो क्या होगा? यहाँ पे ट्रांसफर होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं प्रोटॉन एक्सचेंजर, ठीक है, या प्रोटॉन एक्सचेंज लेयर, ठीक है। तो यहाँ पे ये लेयर है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन को जाने देती है, इलेक्ट्रॉन को रोक लेती है। तो यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा तो H2+ बन के जाएगा, या 2H+ बन के जाएगा, ठीक है, 2H+ बन के जाएगा, और इलेक्ट्रॉन यहीं रुक जाएगा, सारा इलेक्ट्रॉन यहीं रुक गए। अब यहाँ पे अगर हम इसको कनेक्ट कर दें फर्दर, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? यहाँ से ट्रांसफर कर जाएंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर जाएंगे, और जो H2+ से यहाँ पे आएगा फर्दर, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन वापस लेगा, यहाँ क्या बन के निकलेगा? H2, ठीक है, यहाँ से फर्दर H2O बन के निकल जाएगा ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, तो देखो एक तरफ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी भी बन गया, दूसरी तरफ से यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, यानी यहाँ पे क्या है? यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगी। देखो यहाँ पे क्या है? करंट प्रोड्यूस होगी। अब बात करें वोल्टेज की, तो ड्राई सेल की जो वोल्ट होता है, वोल्टेज होता है 1.5 वोल्ट, मैग्नेटिक सेल का 1.3 से 1.4 के आसपास होता है, 1.35 वोल्ट मान लेते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज में आती है। अगर आप जाएंगे इन्वर्टर में पता करें तो काफी अलग अलग वोल्टेज आता है ना। जब इन्वर्टर खरीदेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज की बैटरी आती है, NEB सेम, ठीक है। तो ये था आपका बेसिकली बैटरीज के बारे में, ठीक है, चाहिए तो नोट कर सकते हैं। अभी 2-3 क्वेश्चन देखते हैं बैटरीज की, जिससे आपको और क्लियर होगा बैटरीज के बारे में, ठीक है। रिएक्शन याद रखनी है बस, 2-3 आई है एग्जाम में 1-2 बार, तो उसको याद रखना बस।
सो जैसे कि आपको बोर्ड में क्वेश्चन दिख रहा है, 4-5 क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर के हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज फ्यूल सेल, ऑल इंडिया 2014 में पूछा गया। तो फ्यूल सेल क्या होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात की फ्यूल सेल के बारे में। फ्यूल सेल इज अ डिवाइस, ये एक तरीके का डिवाइस होता है दैट कन्वर्ट्स, जो कन्वर्ट करता है द एनर्जी प्रोड्यूस बाय, जो मतलब एनर्जी प्रोड्यूस होती है किसमें, कंबशन रिएक्शन में, द एनर्जी प्रोड्यूस बाय कंबशन रिएक्शन जैसे लाइक मीथेन या हाइड्रोजन का बर्निंग में, है ना, इनटू डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये करता है, ये कन्वर्ट करता है कंबशन के दौरान जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, कंबशन के दौरान जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो दिस डिवाइस कन्वर्ट्स एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग द कंबशन रिएक्शन डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बात करें दूसरे क्वेश्चन की, डिफाइन सेकेंडरी बैटरीज। तभी हमने थोड़ी पहले बात की सेकेंडरी बैटरीज कौन सी होती है, जैसे लेड सेल बोला था ना, सेकेंडरी सेल। ये कैसे सेल होता है, सेकेंडरी बैटरीज क्या होती है, ये उन टाइप की बैटरीज होती है जिसको हम बार बार रिचार्ज कर सकते हैं, यानी ऐसी बैटरीज जिसको हम रिचार्ज करके वापस से यूज कर सकें, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी बैटरीज। तो दिस टाइप ऑफ बैटरीज कैन बी यूज अगेन एंड अगेन बाय रिचार्जिंग, तो रिचार्ज करके इसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पूछता है फ्रॉम द गिवन सेल, अच्छा कुछ सेल्स दिए, मर्करी सेल है, फ्यूल सेल है, लेड स्टोरेज बैटरी है और ड्राई सेल है। जैसे मर्करी सेल आपको पता है बटन सेल होता है, ठीक है। फ्यूल सेल आपको पता है वो कंबशन वाला, ठीक है, जिसे एक तरफ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पास करते थे। लेड स्टोरेज बैटरी, इसमें लेड की प्लेट्स लगी होती है ना। और ड्राई सेल होता है वो पेंसिल सेल, जो घर में टीवी रिमोट के वगैरह में लगा होते हैं। आंसर द फॉलोइंग, विच सेल इज यूज्ड इन हियरिंग एड्स। तो देखो जो एजेड लोग होते हैं, जो बूढ़े होते हैं, उनके अक्सर कान में दिक्कत होती है, सुनाई नहीं देता क्लियरली, तो उनको कान में लगता है ना हियरिंग एड, जिससे उनको एनहांस करके वो सुनाता है बाहर का सराउंडिंग आवाज, जो जिनको कम सुनाई देता है उनके लिए वो काम करता है। तो उसमें कौन सा लगा होता है, देखो वो डिवाइस बहुत छोटा होता है, तो उसमें हम इन्वर्टर वगैरह तो लगा नहीं सकते ऑब्वियसली, तो उसमें हमको छोटा से लगाना पड़ेगा। छोटा सेल कौन सा होता है, मरकरी सेल। तो यहाँ पे मरकरी सेल है, ऑप्शन पहले रहेगा मरकरी सेल यूज होता है हियरिंग एड में, ठीक है। विच सेल वाज यूज इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम, ये बताया भी था आपको थोड़े पहले कि अपोलो स्पेस प्रोग्राम में हम किसको यूज किए थे, फ्यूल सेल को। तो फ्यूल सेल इज यूज्ड इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम। कौन सा सेल इन्वर्टर और ऑटोमोबाइल की बैटरीज में यूज होता है, यानी गाड़ी वगैरह या तो इन्वर्टर में कौन सा यूज होता है, लेड स्टोरेज बैटरी यूज होती है गाड़ियों में, ठीक है। अगर हम बात करें ड्राई सेल, लास्ट बचा है तो वो लास्ट ऑप्शन होगा ड्राई सेल, ठीक है। वैसे बोल क्या रहा है क्वेश्चन कि विच सेल डज नॉट हैव लॉन्ग लाइफ। ऑब्वियसली अगर पेंसिल सेल हम देखें, पेंसिल सेल एक बार हम लगाते हैं, यूज़ करते हैं, फेंक देते हैं, यानी इसकी वो हम बहुत टाइम तक यूज़ नहीं कर सकते, थोड़ा टाइम के लिए यूज़ करते हैं, देन नया पेंसिल सेल लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इसकी लाइफ लंबी नहीं होती। लास्ट क्वेश्चन बोला व्हाट टाइप ऑफ बैटरी इज लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी किस टाइप की बैटरी होती है, अभी हमने देखा था लेड स्टोरेज बैटरी कैसी होती है, सेकेंडरी बैटरी, है ना। तो जो सेकेंडरी बैटरी होती है वो लेड स्टोरेज बैटरी कौन सी टाइप की बैटरी है, सेकेंडरी बैटरी है, ठीक है, जिसको हम रिचार्ज करके यूज़ कर सकते हैं। बोला राइट द एनोड एंड कैथोड रिएक्शन एंड ओवरऑल रिएक्शन फॉर द लेड स्टोरेज बैटरी। तो लिखाए थे रिएक्शन क्या होती है, लेड रिएक्ट करता है सल्फेट से और बनता है PbSO4 और 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है, एनोड कैथोड। ये तो भी थोड़े पेपर आए, देख लीजिएगा रिएक्शन, तो वही रिएक्शन लिखनी है, ओवरऑल रिएक्शन सब कुछ आपको बुक में मिल जाएगा, अगर यहाँ पे क्लियरली दिख नहीं रहा तो देख सकते हैं। तो ठीक है, आज के बस इतने रखते हैं, यहाँ पे आपको पूरा चैप्टर खत्म हो गया। हम लोग पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स नेक्स्ट वीडियो में। सो आज के बस इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।